अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 101 का जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसका हमने एक पार्ट क्लियर कर लिया था जिसमें हमने 23 क्वेश्चंस किए थे। अब तकरीबन 24-25 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट 2 है, तो आपने वीडियो को ख़ुद भी कम्प्लीटली दोनों को देखना है और दोस्तों में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक लाजमी आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने एक इंटेग्रल को करना है एवेलुएट पाई से लेकर 0 तक 1 + sin 2t ओवर 2 dt। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों का बटा सेम है, 2 है, तो 1/2 का बटा अलहदा करना है, sin 2t का बटा अलहदा कर दें। तो देखें कि ये इंटेग्रल इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा। तो इस पे गया 0/π 0π 1/2 साथ dt तो दोनों के साथ आएगा ना, प्लस ये इसके पास चला गया, ठीक है। इसके पास गया तो ये पाई 0 sin 2t ओवर 2 तो dt आ गया, ठीक है। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें और 1 की इंटीग्रेशन होती है t। यहाँ पे अगर x होता तो फिर x इंटीग्रेशन होनी थी, अभी t है तो यहाँ पे t इंटीग्रेशन होगी पाई से लेकर 0 तक। -1/4 sin 2t की इंटीग्रेशन होती है cos 2t, ठीक है। तो 1/2 हमने बाहर निकाला था क्योंकि कांस्टेंट है, 1/2 बाहर निकला। cos sin 2t की इंटीग्रेशन होती है cos 2t बटा 2, ठीक है। क्योंकि हमने जो sin 2t होता है ना, इसकी इंटीग्रेशन होती है cos 2t, और जो एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव हमने नीचे लिखना होता है। ये देखें 2t का डेरिवेटिव 2 आता है ना, तो हमने नीचे लिखा। तो ये 1/2 आया, 1/2 को हमने पहला जो 1/2 था उससे मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया, और ये cos 2t 0 से लेकर पाई तक आ गया। तो अपर लिमिट यहाँ पे पुट करें 1/2, अपर लिमिट 0 माइनस पाई माइनस 1/4 cos 2t, ये 0 ऊपर लिमिट पुट की तो ये 0 ही बन गया, नीचे हमने पुट की तो ये cos 2π बन गया, माइनस cos 2π। तो यहाँ से हमारे पास -π/2, यहाँ से -1/4, cos 0 की वैल्यू 1, cos 2π की वैल्यू 1। तो ये देखें हमारे पास -π/2, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर हमारे पास -π/2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है वो sin 2t की इंटीग्रेशन है। sin 2t की इंटीग्रेशन होती है cos 2t बटा 2, ठीक है। वो 1/2 हमने पहले निकाला हुआ था और 1/2 ये वाला जाके 1/4 बन गया। बाकी आपने अपर और लोअर लिमिट्स पुट करनी है और इसमें कोई भी साइंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवेलुएट d/dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर x तक cos t dt। यहाँ पे cos t भी लिखें, ठीक है, cos t dt आएगा, ठीक है। बाई सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आल्सो चेक द वैलिडिटी ऑफ थ्योरम, ठीक है। हमने ये चीज़ एवेलुएट करनी है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 1 से लेकर x तक इंटीग्रेशन cos t dt किससे चेक कर एवेलुएट करनी है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के साथ। तो इसकी हमने वैलिडिटी थ्योरम की भी चेक करनी है। अब देखेंगे हमारे पास जो f ऑफ x है यहाँ पर, यानी कि जो फंक्शन है वो हमारे पास cos x है, cos x है। तो cos x जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है 1 से लेकर x तक, यानी कि 1 से लेकर x तक कोई भी हम इंटरवल ले लें ये वहाँ पे कंटिन्यूस होता है, क्योंकि cos और sin की जो डोमेन होती है वो r रियल नंबर होती है, ये हर जगह पे कांस्टेंट कंटिन्यूस होता है। सो बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये चीज़ होगी cos x के बराबर, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और इसका आंसर cos t आएगा। तो cos t में आपने अपर लिमिट पुट करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब हम इसका जो है वो वैलिडिटी चेक करते हैं थ्योरम की, उसको वेरीफाई करते हैं, तो देखते हैं कि क्या चीज़ आती है। ये देखें हमारे पास cos t की इंटीग्रेशन होती है sin t, ठीक है। cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin t, और 1 से लेकर x तक हमने इंटीग्रेट करना है। तो अपर लिमिट sin x आ गई माइनस लोअर लिमिट sin 1 आ गई। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये देखें हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव था, हमने इतनी चीज़ अभी तक कैलकुलेट की है वो हमारे पास ये आई है, फिर हमने बाद में इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखें डेरिवेटिव जब हमने लिया तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और sin 1 जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये cos x के बराबर, ये हमने इस चीज़ के बराबर प्रूव कर दिया, और cos x किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, ठीक है। ये हमने सिंपल सा प्रूफ था वो आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाउंडेड बाय 2 parallel planes perpendicular to the x-axis at x is equal to 0 and x is equal to 3 where cross section
परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स ए एंड बी। ठीक है, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सॉलिड का जो कि दो पैरेलल प्लेन्स के दरमियान बाउंडेड है, और वो पैरेलल प्लेन जो हैं वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है किन पॉइंट्स पर, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 पर। और जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड a है और दूसरी साइड b है। ठीक है, तो हमारे पास जो हायर डायमेंशंस आर a एंड b, जब हमारे पास जो रेक्टेंगल है उनकी डायमेंशन a और b है तो इसका मतलब ये है कि उसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई ए बी हमारे पास आ गया। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है कि अगर हम एरिया फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें ए से लेकर बी तक, ए पॉइंट से लेकर बी तक अगर हम एरिया फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें तो वो हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है, ये देखें ये लोअर लिमिट 0 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये अपर लिमिट आ गई। तो ए एक्स की वैल्यू, एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए बी, तो ए बी लिख दिया, डी एक्स साथ वैसे ही आ गया। तो ये जनरल फार्मूला होता है वॉल्यूम का, ये वाला फार्मूला जनरल फार्मूला होता है, ये भी आपने याद रखना है। वो ये वाला यही सेम फार्मूला, कोई इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ए बी हमारे कांस्टेंट है तो ए बी को बाहर निकाल लें, 0 से लेकर 3 तक इंटेग्रल, यहाँ पे 1 बचा तो 1 डी एक्स आ गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की टर्म्स में एक्स होती है, तो ए बी कांस्टेंट वैसे ही आ गया। 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई 0 से लेकर 3 तक, तो अपर लिमिट एक्स में पुट करें तो ये 3 बनता है, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 3 माइनस 0 3 ही आ गया। तो 3 को आप ए बी से ज़रब दें तो ये आंसर इसका 3 AB आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रीजन बिटवीन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/2 प्लस एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर द इंटरवल 0,2 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो हमने सॉलिड को रिवॉल्व किया ना वो अबाउट एक्स एक्सिस किया है, और हमें दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन गिवन है और जी ऑफ एक्स हमें एक्स के बराबर गिवन है। तो हमने उस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किस इंटरवल पर, 0,2 क्लोज्ड इंटरवल पर। तो सिंस द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और ये रिवाल्व अबाउट द एक्स एक्सिस हैं। जब हमारे पास रिवाल्व अबाउट द एक्स एक्सिस होंगे तो हम ये फार्मूला वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंटेग्रल ए से लेकर बी तक पाई जी स्क्वायर एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जब हम किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसको हमने एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस के अगर अबाउट होगा तो यहाँ पे एक्स आएगा, जब वाई एक्सिस का होगा तो यहाँ पे वाई वाई डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई यहाँ पे भी और यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, और हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स रहेगा, क्योंकि ये देखें जी एक्स सिर्फ एक्स है और एफ ऑफ एक्स में 1/2 की एडिशन है, तो ये फंक्शन हमेशा एक्स की हर वैल्यू के लिए बड़ा रहेगा। ठीक है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा एक्स की तमाम वैल्यू से जी ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, जी ऑफ एक्स से ये फंक्शन हमेशा बड़ा रहेगा एक्स की तमाम वैल्यूज जो कि 0 से लेकर 2 तक हैं। अब देखेंगे हमारा जो इंटरवल है वो 0 से लेकर हमें 2 तक गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, तो 0 से लेकर 2 तक पाई वैसे ही आ गया। जी स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 एक्स की पावर 2 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक्स का स्क्वायर आ गया, साथ डी एक्स आ गया। तो आप यहाँ से देखेंगे इसका स्क्वायर खोल दें। ठीक है, इसका स्क्वायर खोला तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास आंसर पाई 1/4 प्लस एक्स आ गया। तो जब इंटीग्रेशन की तो इसकी इंटीग्रेशन 1/4 कांस्टेंट था, ये बाहर चला जाएगा, तो 1/4 और 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो ये x/4 बन गया, x की इंटीग्रेशन x²/2 होती है, तो ये हमने लिख दी 0 से लेकर 2 तक। ये जब अपर लिमिट पुट की ये वाली, ठीक है, तो हमारे पास कोई आंसर आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट ये तो 0 सारी हो जाएगी, तो अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, और ये साथ पाई चल रहा है तो 5π/2 आ जाएगा। ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, वो आप इजीली कर सकते हैं, बाकी इसमें इंशाल्लाह ताला कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज सिलेंड्रिकल शेल्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड व्हेन रीजन आर इज in the first quadrant enclosed between y is equal to 4x and y is equal to x की पावर 3 is revolved about y axis। तो इसका जो to find the limit of integration we will find the point of intersection of two curves। तो हम जो
अपर और लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की फाइंड करनी है ना हमने, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज़ होगी। तो हम ये देखें, ये दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हम x की पावर 3 को किसके बराबर कर देंगे, 4x के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स, y दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, लेफ्ट साइड, तो राइट को भी हमने बराबर कर दिया, तो x की 3 इज इक्वल टू 4x, इसको उठा के उस तरफ ले गए, x की 3 माइनस 4x, यहाँ से x कॉमन लिया, तो x की 3 वैल्यूज़ आएंगी, एक ये x की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ से एक्स स्क्र माइनस 4, ये मैंने आपको सॉल्व करना बताया हुआ है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो वहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अब इनमें से हमने सिर्फ +2 लेना है, +2 लेना है और -2 को इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट दिया गया है, ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और 0 वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में चली जाती है, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेनी है, उसने क्वेश्चन में बताया है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी 0 और 2 हो जाएगी। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, v इज़ इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक 2 पाई यहाँ पे x और f ये आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई x, ठीक है, 2 पाई x इंटू 4x माइनस 3। ठीक है, 4x माइनस ये x नहीं आएगा, ठीक है, ये x नहीं आएगा यहाँ पर, तो f ऑफ x 2 पाई f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पर ये वाली निकाली थी, x की 3 माइनस 4x, ये आप यहाँ पे रखें। ठीक है, ये देखें, बल्कि ये x आएगा यहाँ पर, ये x हमने कॉमन लिया हुआ है, दोनों में से कॉमन ले लिया था। ठीक है, ये हमने x कॉमन ले लिया था, तो ये देखें ये वाला फंक्शन आ जाएगा 4x माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन था, तो 2 पाई को बाहर निकाल लिया, और यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखेंगे एक फंक्शन हमारे पास 4x, ठीक है, और दूसरा माइनस x की पावर 3 था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये किया, 1 मिनट, अच्छा ये 2 पाई x फार्मूले का ही हिस्सा है। ठीक है, 2 पाई x फार्मूले का, और यहाँ पे हम f ऑफ x लिख देंगे। अब x को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 आ गया, 2 पाई को कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, 0 से लेकर 2 तक वैसे ही आ गया, साथ dx आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये करें कि आपने 2 पाई को बाहर ही रहने दे, 4 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 की इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 आ गई, x की पावर 4 की इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 आ गई, 0 से लेकर 2 तक। और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करना है कि 2 पाई ऐसे ही रहने थे, ये अपर लिमिट यहाँ पे पुट करें x की जगह पे। ठीक है, अपर लिमिट आप x की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करें, दोनों को माइनस करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, लोअर लिमिट तो सारी 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ आपने x की जगह पे 2 पुट करके इस चीज़ को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई करके आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, use cylindrical shell method to find the volume of the solid generated when the region enclosed between y is equal to x की पावर 3 and the axis in the interval 0, 3 in is revolved about y axis। तो आपने सिलेंड्रिकल शेल मेथड इस्तेमाल करके वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सॉलिड का, जो कि जनरेट होता है जब हम एरिया को इनक्लोज करते हैं कर्व y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया इनक्लोज होगा, इंटरवल क्या है 0 से लेकर 3 तक, और हमने इसको रिवॉल्व किया है अबाउट द y एक्सिस। तो देखें फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, 2 पाई एक्स तो फार्मूले वाला आ गया। अब कर्व हमारे पास क्या है, x की पावर 3, कर्व हमारे पास फंक्शन क्या है, x की पावर 3, तो f ऑफ x की जगह पे हमने क्या रख दिया, x की पावर 3, तो 2 पाई बाहर आ गया, x को मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4 आ गया, dx x की पावर 4 की इंटीग्रेशन होती है x की पावर 5/5। ठीक है, 2 पाई साथ वैसे ही चलता रहेगा। अब इसमें पुट करें 3x की जगह पे, तो आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद v इज इक्वल टू 486 पाई ओवर 5। सिंस सिलेंड्रिकल शेल्स रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस, तो इसका फार्मूला ये होगा, जनरल फार्मूला ये है, f ऑफ x की जगह पे हमें x की पावर 3 दिया था, तो सिर्फ हमने वो पुट किया, बाकी इंटीग्रेशन की है और अपर लिमिट पुट की है, नीचे वाली लिमिट 0 है उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, अपर लिमिट 3 इस x की जगह पे पुट करके 2 पाई ओवर 5 को बाद में ज़रब, जो आंसर आएगा उसको ज़रब दे देंगे, तो ये आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं।
फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास कर्व है और 0 से लेकर 1/2 तक हमने हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, y हमारे पास दिस है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला होता है ना, वो होता है a से लेकर b तक इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर dx, यानी कि जो हमारे पास कर्व दी गई है या फंक्शन दिया गया है उसका हमने डेरिवेटिव लेकर स्क्वायर लेना है। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू दिस, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें। डेरिवेटिव फाइंड किया तो पावर शुरू में आ गई, 3 से कट गया, ठीक है, पावर शुरू में चली गई ना, ठीक है, 2/3, ठीक है, पावर शुरू में चली गई। तो आगे क्या नेक्स्ट क्या होगा, ये पावर शुरू में, तो 3 से कट गया हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें 2/3 तो पहले ही था, 3/2 हम बाद में ले गए पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर दिया, तो ये आपस में कट गए सारे, ठीक है। हमारे पास सिर्फ x-1 की पावर 1/2 रह गया, ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। a की वैल्यू 0 थी, b की वैल्यू 1/2 है, स्क्वायर रूट 1 प्लस अब डेरिवेटिव का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आया था, इसका स्क्वायर कर दें। अब देखेंगे स्क्वायर की पावर की पावर है, तो पावर की पावर आपस में ज़रब खाती है, तो 2 और 1/2 कट जाएंगे, 0 से लेकर 1/2, अंदर सिर्फ 1 प्लस x-1, 1 और -1 कट जाएंगे, अंदर सिर्फ 0 से लेकर 1 2 और ये हमारे पास x स्क्वायर रूट dx आ जाएगा, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है, x की स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन होगी x की पावर 1/2 होगा ना, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 में +1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और वही चीज़ जब हम 3/2 नीचे लिखेंगे तो ऊपर जाके 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास 1/2 से 0 है, तो ये 0 है, ये पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही चीज़ यहाँ पे पुट करें। तो ये देखें, ये 2/3 x की जगह पे हमने 1/2 पुट किया, इसकी पावर 3/2, तो ये देखें यहाँ से 2 से एक 2 कट गया, पीछे 1/2 रह गया, ठीक है, पीछे 1/2 रह गया, तो ये 1/3 2 की पावर 1/2 रह गया था ना, क्योंकि हमने 3/2 से एक 2 काट दिया, पीछे 1/2 रह गया, वो 1/2 को हमने स्क्वायर रूट लिख लिया, ठीक है। तो इसका आंसर 1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग y इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर, और लिमिट है इसकी 0 से लेकर 1 तक अबाउट x एक्सिस। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है कि ये y की वैल्यू हमें 1 - x स्क्वायर दी गई है, dy/dx, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करें। आपको बताया था कि x के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 x स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की जगह पे x के स्क्वायर रूट की जगह पे 1 - x स्क्वायर रूट है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 x स्क्वायर रूट की जगह पे अब ये चीज़ आ जाएगी 1 - x स्क्वायर रूट। तो अंदर वाली चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, -2x आएगा अंदर वाली चीज़ का, तो -2, ये 2 से कट जाएगा, तो ऊपर -x/1 - x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, a से लेकर b तक 2π(f(x) और साथ ये वाली चीज़, तो 2π(f(x), ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे रखी, 1 प्लस डेरिवेटिव की वैल्यू ये आई थी, इसका स्क्वायर कर दिया, साथ dx आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये सारी चीज़ वैसे ही चलती जाएगी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि 1 प्लस स्क्वायर खोल दें, एक्स स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया और माइनस प्लस में बदल गया, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो 1 - x स्क्वायर, साथ dx आ गया, तो s हमारा क्या आ गया 0 से लेकर 1 तक 2π(1 - x स्क्वायर), और ये सारे का स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। ये अंदर आप ये वाला यहाँ पे आप एलसीएम ले लें इसका, ठीक है। तो 1 - x स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ नीचे ऊपर 1 का स्क्वायर रूट बच गया, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, नीचे बच गया इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाली चीज़ इस चीज़ से कट गई, तो हमारे पास सिर्फ 2π(dx) बच गया, ये वाला बच गया, ये चीज़, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अभी था, ये वाला बड़ा स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा, तो 0 से लेकर 1 तक 2π(dx), तो 2π कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें, 1 की इंटीग्रेशन x होती है 0 से लेकर 1 तक, तो 1 यहाँ पे अपर लिमिट पुट करें तो आपका आंसर 2π आ जाएगा। अगर नीचे वाली लिमिट 0 होगी तो उसको पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। राइट अ डेफिनेट इंटेग्रल इंडिकेटिंग द एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हमारी 0 से लेकर 2 तक इंटरवल है, अबाउट x एक्सिस, डू नॉट सॉल्व। आपने इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने इंटेग्रल लिखना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने सिर्फ इंटेग्रल लिखना है। y हमारा क्या है, x स्क्वायर है,
तो इसका डेरिवेटिव लें तो 2x आ जाएगा। इंटरवल हमारा क्या है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो देखेंगे 0 से लेकर 2 तक 2 पाई एफ ऑफ एक्स आता है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो 1 प्लस 2x की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है 2x, डेरिवेटिव हमारा 2x आया ना, तो डेरिवेटिव का स्क्वायर लेना होता है, तो ये स्क्वायर आ गया, साथ dx आ गया, 2 पाई कॉमन आ गया, कांस्टेंट था बाहर चला गया, तो 0 से लेकर 2x स्क्वायर 1 प्लस 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर साथ dx आ जाएगा। हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है सरफेस एरिया वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क डन का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स की वैल्यू 500 इंटू एक्स है, और हमने ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करवाया है इंटरवल 0.16 से लेकर 0.19 तक। तो हमें इंटरवल ये दे दिया गया है, फोर्स की वैल्यू हमें ये दे दी गई है, और डब्ल्यू हमारे पास हमें पता होता है कि उसकी वैल्यू होती है ए से बी लेकर बी तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 500x ये रखें, डी एक्स वैसे ही आ गया, ए की वैल्यू 0.16 है, बी की वैल्यू 0.19 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 500 आपका 500 जो है वो एज ए कांस्टेंट होगा, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये देखें, ये लिमिट्स अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो 500 ओवर 2 को आप बाहर निकाल लें, अंदर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो 2 500 से कट कर 250 आ जाएगा। तो अपर लिमिट पुट करें पहले, फिर लोअर लिमिट पुट करें, और इसका आंसर आपके पास 2.625 जूल्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इफ अ फोर्स टू 1800 जूल ऑफ वर्क टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ टू 5 मीटर टू आ लेंथ ऑफ 8 मीटर, ठीक है। आपने स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर आप किसी स्प्रिंग को जिसकी असल लेंथ 5 मीटर थी उसको खींचकर 8 मीटर कर देते हैं, तो आपने उस पर 1800 जूल वर्क डन किया है, तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे जो इंटरवल है वो हमें 0 से लेकर 3 दिया गया है, तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, W इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0 से लेकर 3 तक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब W की वैल्यू उसने हमें 1800 जूल दी है, और हुक्स का एक लॉ है फिजिक्स में, वहाँ से आपने याद रखना है कि एफ इज़ इक्वल टू किसके होता है, के एक्स के बराबर होता है। ये यहाँ पे डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखें कि एफ़ किसके बराबर होता है, के एक्स के बराबर होता है। तो सिंपल आपने इस एफ की जगह पे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे के एक्स पुट करें, और ये डी एक्स साथ वैसे ही आ जाएगा, के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये किसके इक्वल चलता जा रहा है 1800 के, क्योंकि हमने वर्क डन की वैल्यू कितनी रखी है 1800 रखी है, ठीक है। तो के कांस्टेंट है, एक्स की इंटीग्रेशन ये आ गई, 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें, और ये किसके बराबर है 1800 के, ये 1800 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 3 पुट करें तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, के साथ वैसे ही आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा। किसके बराबर है 1800 के बराबर है, ये उधर गया तो 3600 हो गया, तो 9 के 3600 के बराबर है, तो के की वैल्यू 400 आ जाएगी, 9 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल की एग्जांपल है, इसमें इसको इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक लिमिट होती है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होती है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका एक तरीकाकार ये होता है कि जो ये नीचे वाली लिमिट है जो कि माइनस इन्फिनिटी है, इसको हम टी के बराबर लेट कर लेते हैं। तो हमने इसको टी के बराबर लेट किया, और साथ ही इसकी लिमिट ले लेनी है टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। हमने इसको टी के बराबर लेट भी करना है, और साथ ही इसकी लिमिट भी ले लेनी है टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपने ये करना है सिंपल के, ये देखें, ये आप इस चीज़ को ऊपर ले जाएं तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। 2x + 3 की पावर -3, ये नीचे था प्लस था तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ये dx साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनता है ना वो 2 बनता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 बनता है, और हम उस वक्त तक इंटीग्रेशन नहीं इसकी कर सकते जब तक इसके साथ इसका डेरिवेटिव ना मौजूद हो। तो ये देखें, हमने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 बनाने के लिए 1/2 से डिवाइड कर दिया, और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यानी अगर दोबारा इसको हम कट करके देखें तो वो हमारे पास यही चीज़ बन जाए, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये बैलेंस रहे, ठीक है। तो देखें कि 1/2 कांस्टेंट था, और अब इसकी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 2x + 3, इसकी पावर में से एक प्लस करेंगे तो -3
प्लस 1 होगा तो -2 आ जाएगा, वो -2 हमने नीचे लिखा, t से लेकर 0 तक इसको एवेलुएट करना है। तो ये -2 और 1/2 -1/4 बन गया, तो ये लिमिट से पहले चला गया क्योंकि कांस्टेंट लिमिट से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो लिमिट t अप्रोचेस टू -∞ 2x + 1 -2 t से लेकर 0 तक। अब आप पहले 0 लिमिट पुट करें तो वहाँ से हमें 1 आंसर मिलेगा। जब t की वैल्यू आप x की वैल्यू t पुट करेंगे तो हमें ये वाली चीज़ मिलेगी। तो यहाँ से हमने क्या किया कि -1/4 लिमिट t अप्रोचेस टू -∞, इसको -2 को उठा के नीचे ले गए, 1/2 t + 1, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आपने इसकी लिमिट पुट करनी है, तो ये सारी चीज़ जो है वो नीचे जब इन्फिनिटी होगा तो ये सारी चीज़ 0 बन जाएगी। मैंने बताया था ना कि अगर किसी बटे के नीचे में इन्फिनिटी हो जाए तो वो सारी चीज़ 0 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 वैसे ही आ गया, तो -1/4 × 1 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इस तरह का एक क्वेश्चन है कि ये देखें, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है 1 से लेकर 5 तक और ये इंटेग्रल है। इसमें आपका ये जो x-2 है इसको आपने 0 के बराबर पुट करना है और इस यहाँ से आपकी वैल्यू 2 मिलेगी। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे दो इंटेग्रल्स में, एट पॉइंट x = 2। एट पॉइंट x = 2 पे हम इस इंटेग्रल को स्प्लिट करेंगे। पहला इंटेग्रल होगा 1 से लेकर 2 तक, दूसरा होगा 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। बाकी ये फंक्शन वैसे ही रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर क्या होगा, फिर इसको उठा के ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो इसको उठाकर भी ऊपर ले जाएं, ठीक है। ये चीज़, इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है ना, ये वाली चीज़ उठा के ऊपर ले जाएं, ये वाली उठा के भी ऊपर ले जाएं। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x-2 की पावर 1/3 आ जाएगा, नीचे भी 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 ऊपर जाके 3 बन जाएगा। सेम इसी तरह जब इसमें +1 करेंगे तो 1/3 बनेगा, नीचे भी 1/3, तो इसको ऊपर ले जाके 3 बन जाएगा। तो 5 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट, 5 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट, 2 से लेकर 1 तक। पहले अपर लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा। तो हमारे पास सॉरी ये 3, ये यहाँ पे जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 2 - 2 0 बन जाएगा, तो ये 0 आ गया। माइनस नीचे वाली लिमिट -1 आएगी, ठीक है। जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 की पावर 1/3 बनेगी, +3। तो ये अपर लिमिट पुट करें, फिर लोअर लिमिट पुट करें, तो ये थोड़ी सी सोल्यूशन करके 3 इंटू, इसको हम 3 √3 लिख सकते हैं। तीसरा जज़र हम इसको जैसे हम 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, वैसे हम 1/3 को तीसरा स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो इसी तरह -1 का हम तीसरा स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर था। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज़ लोपिटल रूल टू एवेलुएट द लिमिट। अब देखें कि लोपिटल रूल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारी 0/0 या ∞/∞ फॉर्म बन जाए तो हम उस पर लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो देखें कि जब हम यहाँ पे sin π/2 पुट करेंगे तो 1 वैल्यू आती है यहाँ पे, तो 1 - 1 0 बनता है। यहाँ पे जब π/2 पुट करेंगे तो 2 से कट गया, cos π की वैल्यू -1 होती है, तो -1 + 1 ये भी 0 बन गया। तो ये किसको अप्रोच करती है, 0/0 फॉर्म को अप्रोच करती है। तो इस तरह हम करेंगे कि अब इस पर लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सिंपल जब हम उसमें लिमिट को पुट कर रहे हैं तो हमारी 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बता दिया कि ये 0/0 फॉर्म कैसे बन रही है। अब हम इस पर लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लोपिटल रूल क्या कहता है कि आपने सबसे पहले ऊपर वाले और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, तो फिर आप इस पर लिमिट अप्लाई करें। तो देखें, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का cos x होता है, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और नीचे वाले का -2 sin 2x, cos 2x का डेरिवेटिव -sin 2x होता है। 2x का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो -2 साथ आ जाएगा, ठीक है, 2 साथ आ जाएगा, और +1 का 0 हो जाएगा। अगर आप दोबारा इसमें लिमिट पुट करें π/2 तो ये अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसलिए आपने इसको अगेन जो है वो क्या करना है, इसको आपने एक फार्मूला लगाएं, ये वाला sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ठीक है। तो cos x ये देखें, -2 वैसे ही आ गया, sin 2x की जगह पे हमने 2 sin x cos x वाला फार्मूला लगा दिया, तो ये 2 दूनी 4, ये -4 आ गया, cos x ऊपर वैसे ही आ गया, -4 sin x cos x आ गया। अब आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने ये करना है कि लिमिट cos x से कट जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 वो तो साथ वैसे ही चलती जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 यहाँ पे 4 भी आएगा, ठीक है।
तो ये देखें जब साइन पाई बाई टू की वैल्यू आप रखेंगे तो ये 1 आती है, साइन एक्स की जगह पे पाई बाई टू रखेंगे तो ये 1 आती है, तो इसका आंसर फिर 1 -1/4 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 4 ये वाला 4 जो है वो आपने नहीं लिखना, भूल गए थे, तो इसका आंसर -1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट हमने एक वैल्यूएट करनी है इन्फिनिटी पर, तो सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो आपको फंक्शन दिया गया है इसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर भी ज़रब दे देनी है और नीचे भी ज़रब दे देनी है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि दरमियान वाली जो सिंबल होती है उसको चेंज कर दें। तो ये देखें हमने माइनस था तो प्लस वाले से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसका स्क्वायर रूट से कट गया, तो एक्स स्क्वायर -5x माइनस एक्स स्क्वायर से कट गया। तो यहाँ से नीचे ये वाली चीज़ चलती जा रही है, ये वाली चीज़ नीचे चलती जा रही है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -5x नीचे ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाला एक्स स्क्वायर जो है इसके अंदर उसको आपने कॉमन ले लेना है। जो इसके अंदर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है उसको आपने कॉमन लेना है। तो ये देखें कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स 1 बच गया -5। तो एक एक्स तो इसके साथ था लेकिन एक एक्स नहीं था, तो वो एक्स हमने बटे में लिख लिया क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला था। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही प्लस एक्स आ गया। ये जो एक्स स्क्वायर हमने निकाला था इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ये वाला लगेगा, तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ एक्स आ जाएगा। तो हम ये एक्स को एक्स से ऊपर वाले से एक्स से काट सकते हैं, अंदर हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप लिमिट आसानी से पुट करें, जब यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। नीचे हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 + 1, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, ऊपर -5/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस an कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है an है और इसकी हमें nth टर्म दी गई है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इसकी लिमिट ले लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट ले लें, तो वो लिमिट अगर हमारे पास किसी फाइनाइट नंबर के बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। अदरवाइज अगर वो इन्फिनिटी लिमिट आती है तो फिर हम बोलेंगे कि ये डाइवर्जेंट है। तो इसको जब आपके पास ऊपर भी n हो नीचे भी n वाली टर्म हो, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आपने जो बड़ी पावर होती है n स्क्वायर है ना, यहाँ पे बड़ी टर्म n स्क्वायर है, ऊपर भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, नीचे भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दें। और ये मैंने आपको बता दिया कि हम इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे। तो ये देखें ऊपर n को भी यहाँ से डिवाइड कर दिया, 1 को भी कर दिया n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर, नीचे भी n स्क्वायर। ये यहाँ पे 3 है मेरे ख्याल में, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। वैसे तो ये सारी टर्म 0 होगी, यहाँ पे 1 हो 3 हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आप 3 कर लें, आई थिंक ये 3 है यहाँ पर, ठीक है। हमने ऊपर भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे भी n स्क्वायर से, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये एक n कट गया तो 1/n आ गया, ये वैसे ही 1/n स्क्वायर आ गया, ये सारा कट गया और 1 आ गया, ये 3/n स्क्वायर आ गया। अब लिमिट पुट करें, नीचे जब आपको बताया कि नीचे इन्फिनिटी होगा तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। ऊपर भी ये देखें, यहाँ पे भी 0 बन गया, यहाँ पे भी 0 बन गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 3/8 3/इन्फिनिटी ये भी 0 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ऊपर 0 बन गया, नीचे 1 बन गया, तो आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि इसका आंसर एक फाइनाइट नंबर 0 आया हुआ है, तो इसकी लिमिट भी 0 के बराबर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन और नॉट। तो इसकी nth टर्म हमें ये दे दी गई है, तो हमारे पास जो इसकी nth टर्म है वो 2/n स्क्वायर है, तो इसकी an+1 यानी इससे अगली टर्म क्या होगी, सिंपल आपने n की जगह पे n+1 पुट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे n की जगह पे n+1 पुट किया तो यहाँ पे भी n+1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि दोनों की रेशो फाइंड करें, an+1 को ऊपर रखें और an को नीचे रखें, दोनों की रेशो फाइंड करें। ये देखें an+1 तो वैसे ही आ गया और an जो है इसका बटा उल्ट जाएगा, इसका बटा उल्ट जाएगा। क्यों उल्ट जाएगा, क्योंकि ये नीचे था, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2n स्क्वायर की बजाय n स्क्वायर बटा 2 बन जाएगा, क्योंकि इसको हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो 2 से कट गया, आंसर हमारा n स्क्वायर n+1 स्क्वायर आ गया और ये लेस देन 1 है। जब भी आप कोई नेचुरल नंबर लेंगे n की जगह पर, स्मॉल n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो इसका आंसर हमारा लेस देन 1 आएगा। तो हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन जो है वो अगर an+1/an वो लेस देन अगर 1 होगा तो उसकी जो ये वाली टर्म है सेकंड टर्म पहली टर्म से छोटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसकी दूसरी टर्म पहली टर्म से छोटी आ रही है, तो ये
डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये हम सब्जेक्टिव पार्ट में सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्लियर करके आए हैं। ये सारी चीज़ें, ये इस तरह के 6-7 MCQs हम क्लियर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस, इफ़ इट कन्वर्जेस देन फाइंड इट्स लिमिट वेयर nth टर्म उसकी ये है। ये हमें सीक्वेंस की nth टर्म दे दी गई है, हमने फाइंड आउट करना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर वो कन्वर्ज करे तो उसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें कि ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है लिमिट। अब ये दोनों के साथ लॉग है और दरमियान में माइनस है। तो हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट में इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये दो लॉग माइनस में हो तो हम उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं और दोनों फंक्शंस को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, यानी बटे में लिख देंगे, यानी 2n को ऊपर लिख लेंगे और इसको नीचे। यानी कि ये एक लॉग का रूल होता है कि अगर दो फंक्शन के साथ लॉग दोनों के साथ अलग-अलग आ रहा है और दोनों माइनस हो रहे हैं तो हम उनको सिंगल लॉगरिथम में लिख के दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये लॉग का रूल है। तो ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमने रूल अप्लाई किया। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, नेचुरल लॉग लिमिट से बाहर आ जाएगा और इस फंक्शन पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो n को ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी n से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये देखें नेचुरल लॉग वैसे ही आ गया। तो हमने ऊपर जब n से डिवाइड किया तो n से कट गया 2 आ गया। जब नीचे किया n से डिवाइड तो n/n 1 आ गया और ये जब 2/n तो ये वैसे ही रह गया। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें, ये देखें ये वाली चीज़ 0 की तरफ चली जाएगी। जब नीचे आप इन्फिनिटी आएगा तो ये चीज़ सारी 0 की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो 2/1 इसका आंसर आएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट भी जो होगी वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिटरमाइन वेदर द सीरीज कन्वर्जेस, इफ सो देन फाइंड द सम। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, r की वैल्यू आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर दें। ये देखें 5/2 को डिवाइड कर दें 5 के साथ। ठीक है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे 5/2 1/5 तो ये 1/2 आंसर आपका r की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है ना, वो r की एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये देखें ये जो r है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 1/2 आ रही है और जो कि लेस देन 1 है। तो अगर ये आपकी r की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो ये सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट हो जाती है। और इसके सम को फाइंड करने का ये फार्मूला होता है a/1 - r। a की वैल्यू 5 है, 1 वैसे ही आ गया, r की वैल्यू 1/2 है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 10 है। तो अगर हमारी किसी भी सीरीज़ की r की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी और उसका जो सम होता है वो हमारे पास इस फार्मूले के बराबर होता है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है तो हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज़ द डाइवर्जेंस टेस्ट टू शो द गिवन सीरीज डाइवर्जेंस। हमने शो करना है कि ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है किस टेस्ट के ज़रिए, डाइवर्जेंस टेस्ट के ज़रिए। तो हमने क्या करना है कि टू शो द गिवन सीरीज डाइवर्जेंस बाय डाइवर्जेंस टेस्ट वी हैव टू शो दैट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन की हमें लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी शो करनी है कि 0 के बराबर नहीं है। अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो वो कन्वर्जेंट बन जाती है, लेकिन हमने इसको डाइवर्जेंट शो करना है। ठीक है, तो लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो देखें ऊपर k स्क्वायर है नीचे भी k स्क्वायर, बड़ी टर्म k स्क्वायर की है तो ऊपर k स्क्वायर से डिवाइड कर दें, नीचे भी k स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो ये देखें k स्क्वायर ओवर k स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ से एक k कट गया तो 1/k आ गया, यहाँ पे 3/k स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये k स्क्वायर से कट गया तो 2 आ गया, यहाँ पे 1/k स्क्वायर आ गया। तो जब आपने लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो ये तीनों 0 को अप्रोच कर जाएंगी, ये तीनों 0 को अप्रोच कर देंगी और इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा, ये देखेंगे 1/2 के बराबर। ठीक है, तो ये 1/2 के बराबर आ गया, तो ये 0 के बराबर तो नहीं आई, इसका मतलब ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेशो टेस्ट से हमने इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है। ठीक है, रेशो टेस्ट से हमने इसकी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो रेशो टेस्ट क्या होता है, वो ये होता है कि p इज़ इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दूसरी टर्म बटा पहली टर्म की रेशो, दूसरी टर्म की रेशो बटा पहली टर्म की रेशो। अगर हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे अगर हमारे पास वो 1 से लेस आ जाए, ठीक है, अगर ये वाली रेशो हमारे पास 1 से लेस आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर गई है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन सीरीज़ है वो ये वाली है और इसको अगर हम
k+1 इससे नेक्स्ट वाली टर्म अगर हमने फाइंड करनी है तो k की जगह पे k+1 पुट किया तो ये अंदर यहाँ पे k+1 पुट किया तो k+2 बन गया ना, k+2 का फिक्टोरियल, ठीक है। ये फिक्टोरियल साथ चल रहा है, यानी कि जो पहली टर्म है वो 1/k+1 फैक्टोरियल है और उससे अगली जो दूसरी टर्म है वो k+1 पुट करने से हमारे पास आएगी। तो k की जगह पे k+1 पुट किया तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब p इज़ इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ये वाली चीज़ ऊपर रखें और ये वाली चीज़ नीचे रखें। ये देखें, ये वाली चीज़ ऊपर है, ये वाली चीज़ नीचे है, इनकी दोनों की वैल्यूज़ को सेट करें तो ये देखें, ये वाली चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, ये वाली चीज़ ऊपर जाके k+1 इसका बटा चेंज हो जाएगा, ये नीचे वाला बटा ऊपर जाके चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, ये वाली चीज़ तो 1/k+2 फैक्टोरियल ही रहेगी, लेकिन ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा बटा इसका, तो ये k+1 फैक्टोरियल ही रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ये तरीका है कि ऊपर आप इस ऐसे ही रहने दें, नीचे वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें। तो k+2 इंटू k+1 फैक्टोरियल, k+1 फैक्टोरियल पे जाके आप इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल होगा ना, अगर 4 का फैक्टोरियल है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। तो हमने यही तरीका किया है कि k+2 का फैक्टोरियल था तो एक कम किया, k+1 का फैक्टोरियल पे ले जाके बस कर दिया, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास k+1 का फैक्टोरियल था, ये दोनों आपस में कट गए। तो हमारा आंसर लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/k+, ऊपर 1 बच गया, नीचे k+2 बच गया। तो जब आप इस पर लिमिट पुट करेंगे तो ये ज़ीरो, नीचे इन्फिनिटी आएगा, तो नीचे इन्फिनिटी आने की वजह से हमारे पास ये आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो हमारे पास लेस देन 1 होता है, तो ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट हमने ये p की वैल्यू फाइंड करनी है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। हमारे पास एक सीरीज ये गिवन है और दूसरी सीरीज ये गिवन है। आपने सिंपल क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेना है, ठीक है। ऊपर आपने ये वाली सीरीज रख लेनी है और नीचे bn रख लेना है। असल फार्मूला ये मैंने लिख दिया है, ऊपर an नीचे bn और लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो an की जगह पे हमने ये वाली सीरीज रख दी, नीचे वाली की जगह पे ये रख दी, तो 1/2n-1 तो यही रहेगा, ये वाली चीज़ ऊपर जाके 2n बन जाएगी, तो 2n/2n-1 आ जाएगा। तो अब n से ऊपर भी डिवाइड करें, नीचे भी डिवाइड करें और पुट कर दें इन्फिनिटी लिमिट, तो ये 2/2 - 1/इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, तो 2/2 बराबर 1 के। तो p इज़ फाइनाइट एंड p इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो p की वैल्यू 1 आई है और ग्रेटर देन 0 आई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये सीरीज़ जो है डिवर्जेंट फॉर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सीरीज़। तो इसके लिए भी आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेना है और n+1 वैल्यू फाइंड करनी है और an को दोनों को ऊपर नीचे रख के और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेके सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और ये ई ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो ये सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा देख लेना है, अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो ये थोड़ा सा आप खुद देख लें। सिंपल आपने an टर्म आपको दी हुई है ना an, ठीक है, तो an+1 आपने फाइंड करनी है। an+1 सिंपल कैसे होगी, इस यहाँ पे आपने n की जगह पे n+1 पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और -1 की पावर n क्यों ख़त्म होगा, क्योंकि हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया है। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी पॉजिटिव कर देता है, माइनस को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये वाली टर्म ख़त्म हो गई। an की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी, n की पावर n/2n फैक्टोरियल, ये an+1 आ जाएगा। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an, ये दोनों वैल्यूज़ रखें, ये ऊपर जाके बटा चेंज होगा, तो थोड़ा सा इसको चेंज करके इसकी आंसर आपके पास e आएगा। ये टर्म जो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n, ये e के बराबर होती है, ये आप याद रखें। और e जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो टेलर थ्योरम की वजह से की मदद से हमने दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो टेलर का फार्मूला ये होता है, ये देखें, f(a) + f(-a) x - a f"(a), यहाँ पे x की वैल्यू हमें 2 दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें हमारा फंक्शन ln x है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 2 पुट करें तो ln2 ln2 आ गया। डेरिवेटिव 1/x होता है इसका, तो डेरिवेटिव में पुट करें तो ये हमारे पास 1/2 आ गई। अब टेलर सीरीज़ फॉर f(x = a) पे क्या होती है, ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला, ये आपने याद रखना है, ये MCQs में भी आता है, ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला है। तो हमने पहली दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो f(a) यानी कि f(2) आ जाएगा,
जो कि ln ऑफ 2 के बराबर है, ठीक है। दो टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, ln 2 के बराबर है। तो P1x किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश ऑफ 2 x माइनस 2, ठीक है। तो एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है, एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 है। ये x माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने याद रखना है 2 है। तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो x माइनस 2 आ गया, एफ डैश 2 आ गया, तो ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये भी आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ये आप यहाँ से एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को हम x प्लस 1 की पावर -1, इसको ऊपर ले जाके -1 लिख लें, फिर इस पर पावर रूल लगाते जाएं। पहले एफ डैश एक्स फाइंड करें, फिर एफ डबल डैश एक्स फाइंड करें, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करें, ठीक है। क्योंकि हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू 2 गिवन है। साथ साथ आप फंक्शन की वैल्यू 2 पे फाइंड करते जाएँ। जो आप एफ ऑफ एक्स करें तो 2 पे फाइंड करें, एफ डैश करें तो 2 पे फाइंड करें, ठीक है। तो ये साथ साथ आप करते जाएँ। तो ये देखें मैंने यहाँ पे ये डेरिवेटिव सिर्फ पावर रूल लगाता जा रहा हूँ और पावर को नीचे लेके जाता जा रहा हूँ और पॉजिटिव करता जा रहा हूँ और साथ 2 इसमें पुट करता जा रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू में 2 पुट करता जा रहा हूँ जो जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज़ टेलर की सीरीज़ ये होती है हमारे पास, सेम जो पीछे फार्मूला पड़ा है। तो वहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू 1/3 आई है, एफ ऑफ डैश ए की -1/3, नीचे 1 का फैक्टोरियल x माइनस ए की वैल्यू 2 थी, तो इसकी वैल्यू 2/3 की पावर 3, नीचे 2 का फैक्टोरियल, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 2 सब्जेक्टिव का। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को कंप्लीट देखें। आप हमारे चैनल को विज़िट कर लें, चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे आपके जो जो काम की वीडियो है उसको कंप्लीट देखें, वो आपके फ़ायदे की है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।